आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दीपक सर। आपको याद ही होगा HPSC PGT 2023 की भर्ती। सर का सब्जेक्ट था, जो विषय था सर का, वो था पॉलिटिकल साइंस। और आपको वैसे याद ही है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि सर ने पॉलिटिकल साइंस PGT के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है। और कैसे ये फर्स्ट रैंक सर का आया है, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है, और सब्जेक्टिव पेपर देते समय कैंडिडेट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कितना समय उसको बुक्स पे लगाना चाहिए, लिखने की क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी आज इस एपिसोड में हम दीपक सर से हासिल करेंगे, जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इनका फर्स्ट जो रैंक आया वो इन्होंने कैसे हासिल किया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत मैं आपका अपने चैनल पर करता हूं। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली तो तहे दिल से आपका धन्यवाद जी। और आपका यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का और सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। और कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर गाइडेंस दी जाए, क्योंकि जिस गाइडेंस से मेरे को ये हासिल हुआ है तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक कैंडिडेट अगर उस गाइडेंस को फॉलो करेगा, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पर कुछ ना कुछ उससे जरूर फायदा होगा। जी सर। सर अभी आपने ज्वाइन किया है पीजीटी को। जी सर। कहाँ पे पोस्टिंग आई है सर? अभी मेरे को करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मेरे गांव के पास मेरी पहली प्रेफरेंस वही थी जी, क्योंकि इससे पहले लगातार मैं 10 साल प्राइवेट स्कूल में सिटीज के अंदर पढ़ा रहा था जी। तो मेरी मन की इच्छा थी कि मैं जिस एनवायरनमेंट से निकल के आया हूँ, क्योंकि मैं गाँव से सरकारी स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन मेरा हुआ है, तो मैं उसी परिवेश में दोबारा लौटना चाहता था। और देखो मेरे लिए सौभाग्यशाली है, आप जिन स्कूलों से मैं पढ़ के आया हूँ आज उन्हीं स्कूलों में मैं पढ़ा रहा हूँ जी। सर आपने कहा कि आपकी जो पोस्टिंग आई है आपके गांव के पास ही आई। बिल्कुल गांव के पास। यानी कि ये मान के चला जाए कि HPSC PGT में जो कैंडिडेट लगते हैं उनकी ज्वाइनिंग उसी होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं और पास में भी आ सकते हैं। देखो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रैंक है वो डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी प्रेफरेंस पे आपको स्कूल मिलेगा जी। तो हमारे साथ के जितने भी साथी थे जिस रैंक से उनका आया है, अगर किसी साथी का किसी कारणवश रैंक कम आया तो उसको शायद इंटर डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है। और ये डिमांड एंड सप्लाई का एक फॉर्मूला है, तो कितने आपके सिटीज के अंदर स्कूल ओपन होंगे उसके लिए तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जी सर। सर पहली बार HPSC ने सब्जेक्टिव पैटर्न लेके आए थे। आपकी जो भर्ती हुई है उसमें उससे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे जी जी। और आपने भी मुझे लगता है कि जैसे नेट भी आपका क्वालिफाई है जी सर, एस्टेट आपने किए हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर ही आज तक दिए थे जी। तो PGT ने आके आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया आपने, तो सब्जेक्टिव का जो फार्मूला है और ऑब्जेक्टिव का जो फार्मूला है, तो इन दोनों फार्मूले में से बेस्ट कौन सा लगा आपको? देखो जी, अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे को लगता है कि दोनों ही फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं। डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट है कि उसने कैसा प्रिपेयर किया है जी। हाँ, सब्जेक्टिव को लेके थोड़ी सी नर्वसनेस होती है जी, इस बात को लेके कि जो आपने अपना कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को कैसे एवलेट किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिंपल फॉर्मेट है, अगर आपका आंसर ठीक है तो ठीक है, सब्जेक्टिव थोड़ा डायनेमिक है। पर मेरे को लगता है कि आपको जो एक ओपन स्पेस मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उस सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा बेहतर है जी। और ये मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हम कितने पेज लिखें कितने पेज लिखें। मेरा ही मानना है पेज की बजाय जो आपका कंटेंट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग को लेके भी 2 पॉइंट समझे जा सकते हैं कि भाई किसी टॉपिक का आपने कोई लाइन याद किया, उसको सेम एज इट इज एज आप लिख रहे हो आंसर शीट में, तो कॉपी है वो, आप उसको अपने वर्डिंग में अपने अकॉर्डिंग उसको फोल्ड कीजिए जैसे भी आपको बेहतर लगता है। और यही आपका एक क्रिएटिव है और बेसिक राइटिंग का भी प्रिंसिपल है जी। तो मेरे को लगता है कि अगर PGT जैसे एग्जाम में सब्जेक्टिव आ रहा है तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए जी। और एक HPSC का जो सबसे प्लस पॉइंट मेरे को लगा कि आपका ही सब्जेक्ट आएगा जी, ये आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है बहुत ज्यादा जी। सर आपने अभी एक बात कही कि एज इट इज लिखने की बजाय अपना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। अपना और मेरा ये सवाल भी आपसे होना ही था और अभी मैं आपसे कर ही लेता हूँ कि जैसे डेफिनेशन वगैरह होती है तो जो कैंडिडेट है वो उन डेफिनेशन को लिखे, और जो बुक से पढ़ के, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बुक का रट्टाफिकेशन से वो रट लेते हैं चीजें, तो वो पेपर में लिखें या अपने तरीके से उसको क्वेश्चन को बनाए, अपनी लैंग्वेज में बनाए, ऐसा कैसे? मैं इस बात को बिल्कुल एक सिंपल से उदाहरण देके बताता हूँ जी। जैसे हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी जी। आप डेमोक्रेसी को लेके एक सिंपल लाइन है, इट इज ए इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जी। या फिर फॉर्मर US के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था कि इट इज अ फॉर ऑफ बाय द पीपल जी।
अगर मेरे को यही लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल पावर आर गिवन टू पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है पावर टू पीपल। फिर उसके नीचे एक फ्लो चार्ट में बनाऊंगा, या तो पावर एक्सरसाइज बाय डायरेक्टली पीपल होना चाहिए, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं, विच इज नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब मैंने बहुत सारे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे उनके भी लेक्चर सुने हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में भी हैं। उनका भी यही मानना है, जब आप सब्जेक्टिव लिखो तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हाँ, आप रेफरेंस ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर कॉपी पेस्ट का भी एरिया मेरे को लगता है हार्डली 10, 15, 20% मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम इसलिए नहीं लिख रहे हो कि आपको 100 में से मार्क्स लेने हैं, एग्जाम इसलिए लिख रहे हो यू हैव टू प्रूव यू आर द बेटर देन अदर। जी, आपने फ्लो चार्ट की बात की सर। हाँ, तो जैसे 15 क्वेश्चन लिखने होते हैं सब्जेक्टिव के अंदर, तो क्या एक कैंडिडेट 15 के 15 क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाए? फ्लो चार्ट को लेके बड़ा मिसपरसेप्शन है कि भाई पूरे आंसर में फ्लो चार्ट बनाने हैं या कहाँ पे बनाए। मेरे को लगता है कि फ्लो चार्ट क्या है कि ओनली आपकी जो की हेडिंग्स है जिनको आप एक्सप्लेन करने वाले हो उनका फ्लो चार्ट बनना चाहिए। एज एग्जांपल जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म आ गया, तो मैं फेडरलिज्म का मीनिंग लिखूं। अब फेडरलिज्म को लेके 8 से 10 मेरे को पता है ये इसकी फीचर्स हैं, तो उसका मैं एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ओनली हेडिंग्स लिख दूं। अब मेरे को पता टाइम मेरे पास कम है, तो मैं उनसे 5 या 6 को एक्सप्लेन कर दूं। तो सिंपल मैसेज है एग्जामिनर को कि मेरे को 10 आती हैं, पर अकॉर्डिंग टू टाइम मैं 6 लिख पा रहा हूँ, तो आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। ये फ्लो चार्ट है। जी सर, एक फार्मूला और होता है पेपर देने का। कुछ कैंडिडेट करते हैं कि वो पॉइंट्स नहीं लिखते, वो सीधा लाइनों में लिखते हैं, लाइन बना देते हैं, पैसेज टाइप बना देते हैं, तो वो आप कितना सही मानते हैं? देखिए, आंसर तो आपको पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए। अब आपके पास 2 तरीके हैं पॉइंट्स के, या तो आप हेडिंग बनाओगे उसको एक्सप्लेन करोगे, या फिर डायरेक्टली सिंपल लाइन में पॉइंट में लिखो। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पैराग्राफ तो मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है पॉइंट्स नहीं बना पा रहे तो इट्स अ बेटर देन नथिंग, आप लिख सकते हो। सर, इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से मैं समझना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको ही देता हूँ कि जो इंडिया है वो सेमी फेडरलिज्म माना जाता है, आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता है, और आई थिंक कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा भी था कहीं पे, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देता, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखिए, अगर मेरे को ये क्वेश्चन लिखने का मौका मिला कि हाउ इज इंडिया एज ए सेमी फेडरलिज्म, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो हम मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म लिखिए और फिर आप लिखिए सेमी फेडरलिज्म। सेमी फेडरलिज्म क्या है? मिक्सअप ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर आप लिखोगे इंडिया कि यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इंडिया इज अ सेमी फेडरल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिखो, आप फैक्ट्स लिखो अपने आंसर में। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स का है। अगर इस क्वेश्चन में आपके फैक्ट्स बहुत शानदार होंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन लिखने का मौका मिलेगा तो मेरा कम से कम हाफ सीट तो फेडरलिज्म और सेमी फेडरलिज्म को हो गया। फिर मैं इंडिया को लेकर लिखूंगा, मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखूंगा कि इंडिया में सेमी फेडरलिज्म क्यों है। उसके मेरे पास 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनियन वर्ड यूज किया है, नॉट ए फेडरल, और इसका मैं कोट भी डाल सकता हूं अगर आपको थोड़ा मतलब जो पॉलिटिकल साइंस फ्रेंड है ऑलरेडी देना होता है अबाउट बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कहते थे कि भाई जो यूनियन वर्ड है वो हमारे देश में यूनिटी ज्यादा लाएगा। अगर हम फेडरल बनेंगे तो फ्यूचर में कोई भी कंट्री है जो फेडरल है उसके जो सब यूनिट्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं सेपरेट होने की, और कॉन्स्टिट्यूशनली वो अलाउ भी है। जैसे यूएसए में है, हमने यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखा है। तो मैं जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स हैं यूनिटरी के, जैसे आर्टिकल 1 की बात करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर इन द लेजिस्लेटिव पावर है, इमरजेंसी की पावर करेंगे, रोल ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे, सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, ये हमारा सारा यूनिटरी में आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा फेडरल का, और कंक्लूजन में मैं ट्राई टू प्रूव दैट कि भारत सेमी फेडरल है जिसमें हमारे फेडरलिज्म की फीचर्स है और यूनिटरी के भी है। हाँ, पर हमारा आज भी जो फेडरलिज्म है थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कुल मिला के जब आप अपना आंसर लिखो तो उसमें वैल्यू बेस्ड भी पॉइंट्स होने चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग भी एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर किसी भी आप थिंकर का, फिलोसोफर का रेफरेंस दे पाओ तो बेहतर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर फैक्ट्स होने बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आर्टिकल्स डालो आप, जैसे आर्टिकल 1 की मैंने अभी बात की, आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, आर्टिकल 368 की बात है, या फिर इमरजेंसी लगती है किसी भी स्टेट में, आर्टिकल 356 है, 365 है। तो उस तरह से फैक्ट्स होंगे ना, तो उसको जो एग्जामिनर है उसको एक बात समझ में आएगी कि इस लिखने वाले बंदे को बिल्कुल आता है। और एग्जैक्ट तो सभी को नहीं है, कंप्लीट 100% कोई बताता है।
आपने सर अभी यही बताया कि क्वेश्चन को आपने कैसा लिखना है और बड़ा अच्छा आपने बताया है। सर एक क्वेश्चन जो होता है कैंडिडेट के माइंड में जो होता है कि मैं कंक्लूजन लिखूं, और कंक्लूजन यदि मैं लिखूं तो कितनी लाइनों में उसको समेट देना चाहिए? कंक्लूजन हार्डली 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए। जो आपने लिखा है उसी को लेकर भी आपकी क्या प्रूव किया है आपने जी। जैसे हमने सेमी फेडरलिज्म लिखा है तो हम लिख सकते हैं एज अबाउट द रिटर्न फैक्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट कि इंडिया इज ए सेमी फेडरल एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो आपने लिखा उसी को आप रेटिफाई कर दो जी जी। और रेटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है जी सर। सर अब मैं बात ये करूंगा कि जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव की तो चलो प्रैक्टिस कर लो बिल्कुल, और जो सब्जेक्टिव होता है उसके लिए तो राइटिंग की जो होती है मेन होती है कि लिखना तो आपको आना भी चाहिए और लिखने की आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि सर 15 क्वेश्चन है और समय होता है 3 घंटे का। तो सर आप कैंडिडेट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कितना लिखने की प्रैक्टिस कितनी करे और किस तरीके से वो लिखने की प्रैक्टिस करें? जी जी देखिए, ये एग्जाम मेरे लिए भी नया था और जो मेरे साथ साथी बहुत सारे रिक्रूट हुए हैं उनके लिए भी नया था जी। तो मैंने इसका कैलकुलेशन इस तरीके से किया कि मैं 2 पेज में अगर अपना आंसर लिख पाऊं, 2 पेज का मतलब है 1 सीट के बोथ साइड जी। तो उस 2 पेज को मैंने डिजाइन कैसे करना है, तो पहला तो मेरे दिमाग में ये था। और जब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस किया था, आपसे भी एक बार बीच में बात हुई थी, तो उसमें जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो लगभग मेरे को 20 मिनट लग रहे थे एक आंसर को लिखने के लिए। इसका मतलब पर क्वेश्चन में मैं 8 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा था, क्योंकि आपको 12 ही मिनट मिलेंगे जी। तो उसको मैंने रिड्यूस किया किसके द्वारा? फ्लो चार्ट के द्वारा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या किया, हेडिंग्स के बजाय मैंने सिंपल लाइनों में फैक्ट्स को डाला जी। ठीक है जी। अब राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपने लिखना क्या है जी। अब हर एक स्टूडेंट को पता है कि मेरे मेन टॉपिक ये है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है या किसी थ्योरी की बात होती है, भाई मेरे को एक्चुअली ये तो पता ही है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये रेडी होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा जी, मेरा फ्लो चार्ट में क्या पॉइंट डालने हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन में कौन से पॉइंट होंगे। हाँ, कई बार थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, और मैंने अपना जो टाइम था वो 20 मिनट से रिड्यूस कर करके मैं 12 मिनट पे लेके आया था। और मैं ये बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब मैं पेपर लिख रहा था जी तो मेरे दिमाग में नर्वसनेस भी थी बिल्कुल ऑब्वियसली, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे आज भी अगर मेरे से कोई पूछे, जैसे मेरे एग्जाम का पहला क्वेश्चन था और वही सेम मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा बहुत अलग था पर वो सेम था, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो जब मैं इस एग्जाम को लिख रहा था हार्डली मेरे को ये लगा कि मैंने जो 3 घंटे का एग्जाम है, क्योंकि मैंने जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट किया, और मेरे को लगा ये पेपर ही कुल 5 मिनट, मतलब इतना लीन हो गया लिखने के अंदर। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कीजिए और A4 सीट लीजिए, उसका एक बढ़िया सा आप रजिस्टर ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और डेली टाइम लगा के कीजिए जी। और जैसे स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो तो अपने आप को टाइम दीजिए, मेरा 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन लिखने हैं। भाई एक तो आपकी सीटिंग बनेगी, दूसरा जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। यानी कि सर जो हम प्रैक्टिस करते हैं घर पे, कई बार ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल तो आएंगे। उसमें जो थॉट्स वाली जो एक समस्या होती है कि सोच के लिखना, तो वो समय तो बचता ही बचता है, और साथ में आप बेस्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इससे। बिल्कुल लिखोगे, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए वो बेस्ट ही बनाए, वहां से समय बहुत कम होता है कि सोचना नहीं पड़ता आपको, थॉट प्रोसेस। हाँ जी, और टाइम आपका बचेगा जी जी। और वो क्वेश्चन ऐसे मिलते ही हैं, और मिलेंगे। आप घर से यदि करके गए हैं तो फिर एज इट इज आप लिखते हैं उनको, तो बड़ा इससे फायदा होता है बच्चे का। देखिए सर, जो पेपर ये सब्जेक्ट इन्होंने लिया था जी, अब बहुत इसके बारे में मैंने भी खुद रिसर्च किया है कि भाई किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको हर एक बच्चे को आते हैं, उसको लिखने का भी पता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से ट्विस्टेड हैं, पर अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा किया वो भी आसानी से कर लोगे। मेरे को लगता है हाल ही 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसमें थोड़ा सा आप ही मतलब डायनेमिक तरीके से लिख पाओगे, शायद उस डायरेक्शन में लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो जी। सर आपने क्वेश्चन की बात की है, तो जैसे वो क्वेश्चन पूछता है, एक एग्जामिनर का माइंड भी हमें देख के चलना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो आपने तो पेपर देखा है और भी आपने पेपर देखे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थे, आपकी मेरी बात भी होती थी, तो वो आपको क्या लगता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? जैसे मैं आपको पॉलिटिकल्स की ही बात करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो कोई भी एक ले लीजिए, जैसे संविधान पे ले लीजिए, तो संविधान पे वो कैसा किस तरीके से पूछना चाहता है बच्चे से? देखिए बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर क्रिटिकली आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि वो पूछे राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, वो आपसे पूछ सकता है क्रिटिकली एवल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब क्रिटिकली का मतलब क्या है कि आपको पॉजिटिव भी बताने हैं नेगेटिव भी बताने हैं, जी ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा था डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, जी और वो एक लंबी से स्टेटमेंट दे दी कि भारत का प्रेसिडेंट के पास सारी पावर दे रखी है, जी पर इन सम एरिया वो अपनी खुद की पावर को एंजॉय नहीं कर हाँ पाता, जी, बट सम जी, एरिया जी, खुद की पावर को इंडिपेंडेंटली यूज करता है, इसको हम जी, डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। हाँ जी तो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, पर आपको अगर थोड़ी बहुत या आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग लगता है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए जी। इन द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। अब डिस्क्रिशनरी वर्ड है तो अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लिखोगे उसको। सर एक और पूछूंगा मैं थोड़ा सा हटके। बच्चे बहुत बार पूछते हैं मेरे से, जो कैंडिडेट है वो ये पूछते हैं कि सर हम सीक्वेंस में करें या जो क्वेश्चन हमें पहले आता है हम उसको करें। देखो ये मेरे को लगता है इन्होंने फॉर्मेट जो उठाया है, जी। एक टाइम में यूजीसी ऐसे करती थी, जी जो उसका पहला पेपर होता था जिसको हम जनरल पेपर बोलते हैं, हाँ उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, डू जी। एनी 50, जी और उसको लेके हमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था भाई पहले 50 करने हैं या जी, 60 जी, में जी। से कोई भी 50 जी। करने हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको 15 करने हैं, कोई भी 15 करो। अगर आपके आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर कोई 16 आ गया, उस 16 को वो एवलेट नहीं करेंगे, जी। पहले ही 15 होंगे। तो पहले 15 कैसे करो, क्वेश्चन नंबर 9 पहले आता है 9 करो, 6 पहले आता है 6 पहले करो। जी। और मेरे को लगता है अगर आप थोड़ा सीक्वेंस पे करोगे तो एक अच्छा माइंड पे इम्प्रिंट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ थोड़ा सिस्टमेटिकली है। पर जैसे आपको लगता है ऐसे करो, पर डू एनी 15 है। जी जी। तो सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता, कोई ये मैटर होता है कि जो आपको अच्छा आता है उसको जो आप आपको पहले अच्छा आता है दिखाइए, उसके आप हिसाब से करिए। कीजिए। जी जी। सर एक और इसमें प्रॉब्लम आती है सब्जेक्टिव पेपर में, और वो होती है कि आपकी जो लिखाई होती है वो सुंदर होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा वाक्य में है कोई बात, या फिर वो क्वालिटी देखता है? देखिए लिखाई ऐसी तो हो कि जो समझ में आए, जी है ना जी, जी, समझ में तो आनी हाँ चाहिए। हाँ समझ में आए जी। और थोड़ा सा पेपर का अगर प्रेजेंटेशन आप लिखोगे अच्छे से तो मेरे को लगता है कि उसका ज्यादा कोई इम्पेक्ट होना नहीं चाहिए। जी। पर मेरा खुद का अपना इंग्लिश मीडियम था, वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया तो वहाँ पे अंग्रेजी सीखी। तो राइटिंग अगर ठीक है तो बढ़िया बात है, इसमें तो बुराई कुछ है नहीं। पर किसी की बहुत ही ज्यादा खराब है तो थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिए, वो तो करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है सर कई ऐसे कैंडिडेट हुए हैं जिनका सब्जेक्टिव पास नहीं हुआ, हालांकि वो टॉपर थे, लेकिन जब मैंने उनसे मंगवाए हैं कि दिखाना आप कैसे लिखा है तो उनकी राइटिंग मुझे भी नहीं समझ में आई। वो देखो अगर आप तो वो फंसे हैं इस जगह सर, अगर मैं खुद टीचर हूँ जी और किसी बच्चे की बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है और मैं उसको जानता ही नहीं, मेरे दिमाग में कोई प्रिंट नहीं है उसके लिए, और जब मैं उसके आंसर शीट पढ़ रहा हूँ मेरे लिए तो वो है ना, अब मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको मार्क्स कहाँ से दूं? जी ठीक है ना जी। दीपक सर आपने कहा कि जो हमने लिखना है क्वेश्चन, वो एक जो सीट होती है उसका एक ये साइड एक ये साइड, यानी कि एक सीट काफी है। इट्स इनफ इनफ। हाँ जी। बस आपके आंसर में 3 चीजें हों जी। एक तो अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन हो आपके खुद के वर्ड्स, ना कि कहीं से रटे रटाए आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा फैक्ट्स होने बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी भी विषय के स्टूडेंट रहे हो, अगर आपको 1-2 फिलोसफी के अच्छे नाम पता है उसको लेके, कोई ईयर पता है, कोई कोटेशन पता है, जो भी आपको पता है। और तीसरा वैल्यू बेस्ड आंसर होना चाहिए, मतलब जिससे पता लगे कि हाँ आपने आंसर अच्छे से प्रिपेयर किया जी सर, और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। जी सर। सर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं जी सर। तो बहुत सारे बच्चे हैं सर, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पॉलिटिकल साइंस से अभी तैयारी कर रहे हैं। जी जी। तो आपको जब आपने पढ़ाई की थी, जब आपने तैयारी की थी, तो कौन सी वो बुक आपने देखी थी जिन्होंने आपकी हेल्प की है सर, या फिर कोई ऐसा कोई यूट्यूब चैनल था या कोई नोट्स थे, ताकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट अभी पेपर देंगे, अभी हाल ही में होना है उनका पॉलिटिकल साइंस का, तो उनको हेल्प मिल सके? तो आप कौन सी ऐसी बुक है या कोई स्टडी मटेरियल है जो उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मैंने हेल्प जरूर ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ मेरे को आता था और मैंने जाके वहां पे सब कुछ बड़े ही शानदार तरीके से छाप दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे को खुद दोबारा से प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले 11th-12th का एनसीईआरटी आपको अच्छे से आना चाहिए। जी। एनसीईआरटी अगर आपको आता है, कोई भी आंसर आए उसमें एनसीईआरटी आपको 100% हेल्प करेगी। पॉलिटिकल थ्योरी स्पेशली आप बुक को पढ़िए, +1 की बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप हेल्प ले सकते हो अगर पॉलिटिकल थ्योरी को और अच्छा पढ़ना है। ओपी गाबा की एक बुक आती है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एक एमपी जैन की आती है, बहुत पुरानी बुक है, शायद मेरे को तो मेरी टीचर ने गिफ्ट की थी, मेरे पास है जी। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो +1 +2 का एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए। सेकंड थिंग दैट आप इग्नू के नोट्स ले सकते हो, बस उसको लेके एक समस्या है कि उसकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आपको समझ में आते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग सारी बुकों से बहुत एडवांस है। इग्नू के नोट्स बहुत शानदार, मैंने जितने भी टॉपिक प्रिपेयर किए वहीं से किए। हाँ कुछ चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि आप कितना पढ़ोगे, आपका दिमाग किस एरिया में काम कर रहा है, वो बड़ा मुश्किल काम है अपने को आइडेंटिफाई करना। एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उससे कोई जानकारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसी को लगे भाई ऐसे रिकमेंड कर रहे हैं,
एक मेरे को ऐसी, जैसे मैं रियलिज्म और न्यू रियलिज्म एक थ्योरी है जी अब पढ़ी थी, ज्यादा क्लैरिटी नहीं बन रही थी, ये लगता अगर इन दोनों में डिफरेंस आ गया तो मैं क्या लिखूं। जी तो एक यूट्यूब चैनल है सार कॉन्सेप्ट्स के नाम से, जी बड़ा ही शानदार है जी और मेरे को तो जितने भी मतलब मेरे को क्लैरिटी लानी थी अपने सब्जेक्ट को लेके, हाँ जी वहां से मेरे को बहुत अच्छी मदद मिली है। जी जी सार कॉन्सेप्ट के नाम जी। से बहुत बढ़िया है। जी और तीसरा, आप PYQ उठाइए यूजीसी नेट के, जी और यूजीसी नेट के जितने भी PYQ हैं वहां पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। बहुत सर ये तो सब्जेक्टिव पेपर है सर, और PQI का कैसे हाँ कॉम्बिनेशन हाँ हाँ, उसी को मैं क्लियर करता हूँ। हम PYQ क्यों पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए, जी कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। नहीं, अगर आपने PYQ अच्छे से पढ़े हैं, आपको अच्छे से याद है, अंडरस्टैंडिंग है, वहां से आपको एक तो फैक्ट्स मिलेंगे जो बहुत रिलायबल है। सेकंड वन, बहुत सारे आपको थिंकर्स के नाम मिल जाएंगे, रिलायबल है। तीसरा, वहां पे आपको वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। जैसे एक एग्जांपल है, स्टेटमेंट आगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म हम पढ़ते हैं, जॉन लॉक ने किसी और तरह से डिफाइन किया है, एडम स्मिथ ने किसी और से डिफाइन किया। मेरे पास वहां 3 स्टेटमेंट हो गए, एक फोर्थ गलत है, 3 तो मेरे पास आ गई वहां से डायरेक्टली। तो इस तरह से। और एक और मजेदार बात है इसके अंदर, अगर आप यूजीसी नेट के PYQ के फैक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, यू आर द सीरियस अबाउट योर सब्जेक्ट। तो वो एक रिलायबल है बहुत ज्यादा। तो आपने नेट के लिए PQI थे उनकी प्रैक्टिस की? हाँ हाँ हाँ, यूजीसी नेट के लिए जो PYQ है, वैसे तो मैंने जितने भी स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर PGT के लिए एग्जाम होते हैं वो सारा मेरे पास मटेरियल था, तो मैंने वो सारा पढ़ा था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारा मेरे को याद था, पर उसमें बहुत सारी चीजें मेरे को हेल्पफुल मिली बहुत ज्यादा। सर एक बात में जो खास करके मेरे सामने आती है, बच्चे डर जाते हैं सब्जेक्टिव में जाते टाइम, तो कॉन्फिडेंस तो देखो मायने रखता है। तो आप क्या कॉन्फिडेंस, कैसे आपका क्या लेवल था उस टाइम, कितना सीरियसनेस थी और कितना आपने ये सोच समझ के पेपर दिया है कि हाँ इस क्वेश्चन का मैं इतना टाइम लूं और इस हिसाब से जैसे भी आपने मैनेज किया, वो आपने मैनेज कैसे? देखिए, फेलियर सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा एकदम से PGT लगाऊं। जी, मैंने 2014 के अंदर 2014 में अपना PG कंप्लीट करके और टीचिंग प्रोफेशन में एज ए प्राइवेट स्कूल टीचर मैंने स्टार्ट किया था। जी, और 2015 में जब हुड्डा गवर्नमेंट चली गई थी, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई थी, तो PGT का री एडवर्टीजमेंट हुआ था और मैंने इसको फिल किया। जी, शायद प्रिपरेशन उतने हाई लेवल का नहीं था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ भी कह सकते हो। उसमें 2019 के अंदर जब रिजल्ट आया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जी, फिर उसके बाद मैंने ITI भी लगाई थी कि मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू के अंदर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे जितने मिलने चाहते। शायद अगर मेरे को 50% पे इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाते तो उसमें हो जाता। तो उस समय डिमोलाइज तो होता है 100%। पर जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा था वो इंस्टीट्यूशन बहुत ही शानदार है, प्राइवेट स्कूल ही है। तो उस इंस्टीट्यूशन में मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। और फिर इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट स्कूलों में प्रेशर तो होता है, नो डाउट, सीखने के लिए मिलता है तो प्रेशर भी होता है। तो मेरे को आखिर में ये लग रहा था कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में देखो, सब्जेक्ट को लेके मैं हमेशा सेंसिटिव रहा हूँ, जहां से भी मेरे को सीखने का मौका मिलता है मैं सीखता हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को ये था स्टार्टिंग में, पहले तो मैं सिलेबस को देखूं। सिलेबस में से लगभग वो चीजें थी जो आप +1 +2 में यूज्ड टू हो। बस मेरे को कुछ टॉपिक थे उनको रिफाइन करना था। मैंने कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर किया। केवल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मेरे टीचर थे, तो मैं एग्जाम से एक दिन पहले उनसे मिला कि भाई ब्लेसिंग्स ले लेते हैं कुछ अपना स्ट्रेटेजी। तो वो सर बोल रहे थे भाई हाँ कैसी प्रिपरेशन है? मैंने प्रिपरेशन तो मैंने ठीक की है पर थोड़ा डर लग रहा है। तो सर ने मेरे को बोला डरने की जरूरत ही नहीं है। डर क्यों लग रहा है? मैंने सर फेलियर। कहला कोई बात नहीं, पहले कौन सा हुआ नहीं है जी, अब की बार ये सोच के मेरे को जीतना है जी। तो सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा और वो 2 ऐसे टॉपिक थे जो मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे जी। मैंने सर ये तो प्रिपेयर नहीं किया। कहने तो तेरे सिलेबस का पार्ट है। मैंने सर मैंने इतना कर लिया, 2 मैंने छोड़ दिए जी। कहला नहीं, आप इन दोनों को भी करो और एक क्वेश्चन 1000% इसमें से आएगा। अच्छा, सर ने तो रैंडमली बोला। मैं घर आया तो मैं दोनों क्वेश्चन की जी, और ग्रेस ऑफ गॉड उनमें से क्वेश्चन आया हुआ था गया जी। ठीक है ना, ये ब्लेसिंग्स होती है सर हमारे टीचर्स की। और ऐसे में उस दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ा जी, एक मोदी जी का स्टेटमेंट आया था लोकल गवर्नमेंट को लेके, सरपंच पति जी। हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था लोकल गवर्नमेंट को लेके, तो उसमें मैंने कोट किया कि रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन द स्टेटमेंट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। तो ये वो चीजें हैं जो आपके आंसर को डायनामिक बनाती है। मतलब आप जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें जो करंट का लेटेस्ट चीजें वो भी आपने डालनी, बिल्कुल डाल दी है जी। डायनामिक अपने आंसर को बनाओ, ओपन फोल्डेड बनाओ। प्रैक्टिस ही आपको डर को हटाएगी। हाँ जी। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने 10 बार लिख के देख लिया और फिर वो कोई भी क्वेश्चन आए
आप लिखोगे जी छोड़ोगे ही नहीं। जी हाँ, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी, जी। आप मैंने पूरा एक बढ़िया रजिस्टर अपने क्वेश्चनों का बार बार लिख के देखे हैं, कोशिश की है कि इसको बेहतर कैसे करूं, टाइमर लगाया है। अपने आप को फोर्स कीजिए, जी। अपने आप को एक टारगेट दीजिए, मेरे को 20 मिनट में जी एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन लिखने हैं। जी जी सर। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो आपने लिखा है अभी वो रखा ही होगा सर। हाँ, उसके लिखा है। 1-2 पेज में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर डालना Sure, चाहूंगा। sure, जो sure, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ रहे हैं, हाँ, तो उसमें भी काफी हेल्प उसका तो मैं करेंगे। खुद ही एस्पिरेंट हूं। जी 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 सर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, सीधा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने मिनट? देखिए सर, अपनी स्ट्रेटेजी तो ऐसे बनाई, कम से कम 12 मिनट में तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। जी, एग्जामिनेशन हॉल की बात करें। एग्जामिनेशन देखो, आप घर पे 12 मिनट तक आंसर को लेके आओगे जी। तो भी वहां पे लिख पाओगे। जी, जी। और ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 12 मिनट में लिख दिया, अगले दिन 14 मिनट में। भाई अपने टॉपिक को इस तरह प्रिपेयर करो, 11 मिनट या 12 मिनट। जी। मेरा तो लास्ट टाइम जो था वो 12 मिनट था, जी और जब मैं वहां पे आंसर भी लिख रहा था तो 12 मिनट में कंप्लीट हुआ है। जी। हाँ, कुछ आंसर कुछ ऐसे थे जो क्वेश्चन मेरे को मतलब लास्ट में किए, वहां पे थोड़े आइडियाज शॉर्ट हो रहे थे या दिमाग ही थक जाता है, जी तो वहां पे मैंने थोड़ा कम लिखा है। जी। क्या पेपर पूरा हो जाता है? आसानी से हो जाएगा अगर आप चीजों को सिस्टमेटिकली वे से करोगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है 5 पेज का लिख दिया, जी। एक क्वेश्चन आपको कम आता है वो 1 ही पेज का लिख दिया, जी। तो एग्जामिनर तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जी। 5 पेज वाले का भी 10 नंबर का है और आपका 1 पेज वाला 10 नंबर का है। जी। सर, जैसे आपने बात की थी अभी, इग्नो के नोट्स आपने पढ़े हाँ, हैं, यूजीसी के पीक्यू आपने हाँ, किए हैं, हाँ, पीवाईक्यू किए हैं जी, आपने। जी, तो सर, जो ये एक बात होती कि आपका जो सिलेबस देती है एचपीएससी, हाँ। अब की बार तो सब्जेक्ट है, पीछे तो हरियाणा जी के भी थी, जी। अब की बार तो ओनली आपका सिलेबस ही है। जी। तो एक कैंडिडेट सिलेबस के अंदर ही रहे या सिलेबस से बाहर भी चीजें जाके सोचे कि हाँ मैं इसको भी करके जाऊं? देखो सर, एज ए एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जाम तो हम तो यही कहेंगे कि सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं पूछा है। जी हाँ, पर ये है कि जो सब्जेक्ट डायनेमिक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जी। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, यहाँ पे आप अगर करंट से कोरिलेट कर पाओ तो बहुत बेहतर है। जी। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए यूएनओ को लेके, हाँ जी, और आपको क्रिटिसिज्म करना है तो आप कर सकते हो रशिया यूक्रेन हाँ के जी, मामले में। जी जी है ना जी? हाँ जी। तो मैं भी गया था सर, मैं भी, जो कैंडिडेट हैं वो भी इस पे बड़ी हेल्प उनको मिलेगी। मैं भी गया था एचपीएससी में, जब पहले आपका पेपर हुआ था उससे पहले मैं गया था, तो मैंने उनसे बात की थी क्या सिलेबस से बाहर एचपीएससी पूछेगी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ किया था मुझे, सुप्रीडेंट सर थे, उन्होंने कहा था नहीं, हम सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, सिलेबस से ही पूछेंगे। तो कैंडिडेट को काफी सारे डाउट होते कि क्या हम इस सिलेबस से ही करें या सिलेबस के बाहर भी जाएं? नहीं, स्ट्रिक्टली टू बी सिलेबस, सिलेबस से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं। जी। और मेरे को तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने बोला कि हमारा पेपर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, क्वेश्चन डायनेमिक हो सकता है, मैं बार बार इसी वर्ड को बोल रहा हूँ कि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, टॉपिक विल बी सेम। अगर उन्होंने फेडरलिज्म लिख दिया तो फेडरलिज्म को से ही क्वेश्चन पूछेंगे। जी जी सर। सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे और इतना thank you, अच्छा आपने जवाब दिया, और मुझे विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट हमें देख रहे हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी करेगा, उसको बहुत ज्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपका धन्यवादी भी हूँ, आपने समय दिया, और मैं खुशकिस्मत भी हूँ कि दीपक सर मेरे अजीज दोस्त भी हैं। बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। तो एक मैसेज मैं आपसे चाहूंगा, कैंडिडेट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैसेज तो यही है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब या इस नोबल प्रोफेशन में आना चाहते हो तो अपने आप को उस लेवल का प्रिपेयर करो जहाँ पे आप बच्चों को कुछ दे पाओ। क्लास में जब आप खड़े हो तो पता लगे कि हाँ, एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा स्कॉलर है। और मैंने कहीं से सुना था, वो ये कहता है कि जब इंसान कुछ करना चाहता है तो कर पाता है। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि वो चने खाता है, हिरन कौन से चने खाता है? जो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। तो आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन और आपकी राइट डायरेक्शन डेफिनेटली विन योर गोल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।